बड़े साहब की बीवी बच्चे की पैदाइश के बाद छोड़कर चली गई, जिस पर बड़े साहब ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुझे 50,000 तनख्वाह पर रख लिया। मैं जब भी साहब के बच्चे को दूध पिला रही होती तो वो मेरे सर पर आकर खड़े हो जाते, जिसे देखकर मुझे बहुत शर्म आती और मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर कर लेती। लेकिन मैं साहब को कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे इस काम के 50,000 मिलते थे। एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बड़े साहब ऊपर से आके और फिर मेरे साथ, मेरा नाम कमल है और मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई। मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करता था और उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। शादी के 1 साल बाद हमारा एक बच्चा भी हो गया, इसलिए मैं उसे ही संभालने में लगी रहती। मैं उसे छोड़कर कहीं पर भी बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी। एक बार मेरे हमसाये ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शोहर इस बात की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसा था। उसने कहा कि वो शहर में जिस सेठों के पास काम करता है उन्हें दूध पिलाने वाली औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे को दूध पिला सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगा कि वो बहुत अमीर है, लेकिन उस बच्चे की माँ छोड़कर चली गई है। वो सेठ अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा शोहर शायद इस बात की इजाज़त ना दे। फिर पड़ोसी कहने लगा कि एक बार तुम मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वो भला तुम्हें इस काम के कितने पैसे देंगे। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा रकम देने का कहा तो तुम्हारा शोहर इनकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारा शोहर है भी लालची किस्म का, इसलिए वो जल्दी मान जाएगा। इसके साथ वो तुम्हें महीने भर का घर का राशन भी देंगे, इससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरा शोहर इतना ज़्यादा कमाता नहीं था और हमारे घर का उससे गुजारा नहीं हो पाता था। ना ही हम अच्छा खाते थे और ना ही अपनी औलाद के लिए कुछ ला सकते थे। मैं अपने बच्चे के लिए ये कदम उठाने को तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को अपनी गोद में भरना और अपने बच्चे का हक उसे पिलाना मेरे लिए आसान काम नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चे की ही खातिर इस काम के लिए राज़ी हो गई। मैंने उसे कहा कि ठीक है, पहले मुझे उनसे बात कर लेने दो। अगर उन्होंने तनख्वाह अच्छी दी तो फिर मैं अपने शोहर से बात करूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसी की बीवी के साथ उनके एक बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की बड़ी मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और उनका बच्चा बहुत रो रहा था। वो बच्चा घर की एक मुलाजमा ने उठाया हुआ था और उसे लैक्टोजिन दूध दिया जा रहा था, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। बड़ी मालकिन ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और नफरत से मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी, न जाने इस लड़के के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध ही पिलाते हैं और बच्चे मोटे हो जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे तो माँ का ही दूध पिलाना है। फिर कहने लगी, तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आता है तो उनसे खुद ही बात कर लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि ये एक ऐसी दादी थी जो अपने पोते के लिए ऐसे ख्यालात रखती है और अपने बेटे को भी खातिर में नहीं लाती। फिर मैंने सोचा कि शायद वो कोई बीमार औरत है या कोई साइको पेशेंट है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। कहने लगी कि इसके बाप ने ही इसकी माँ को नाराज़ किया है। अब वो चली गई है तो वो कहाँ से माँ का दूध पिलाए, और न जाने किस दूसरी औरत को उठाकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले आए हैं। वो ऐसे ही मेरे सामने बुड़बुड़ा कर चली गई। आजकल की मॉडर्न औरतें अपने बच्चों और पोतों पोतियों को नहीं संभालती, बल्कि मुलाजमों के हवाले कर देती हैं। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी मजबूरी की खातिर ही यहाँ आई थी, क्योंकि मेरे पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही अच्छी खुराक खाती कि जिससे मेरा बेटा सेहतमंद हो जाता। इस घर में सब कुछ था, लेकिन ये फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रहे थे। कुछ ही देर बाद उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी मालिक, ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़े गौर से देखा और फिर मैं थी भी पतली सी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खाने पीने की ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को क्या पालेगी। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि दिखने में मैं बेशक पतली हूँ, लेकिन खाना पीना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और मुझे बार बार कर दूध आता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता क्योंकि उसे डब्बे वाला दूध पिलाया जाता है। मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होकर चली गई है और मेरी माँ इस हक में नहीं कि मेरे बच्चे को किसी औरत का दूध पिलाया जाए। मैं अपने बच्चे की सेहत को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वो कहने लगा कि जितने आप चाहें, मुझे पैसा देने में कोई एतराज़ नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उसने मुझे महीने का 50,000 देने का वादा कर लिया। ये सुनकर मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पैसे मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे और मैंने हाँ कर दी। फिर मैं घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपने शोहर से ये बात कही तो पहले तो वो खामोश रहा,
लेकिन थोड़ा सा मनाने पर उसने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी। अगले दिन मैं जब उस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। उसने मुझे अपना बेटा पकड़ा दिया और कहने लगा कि आज आपको ये दिन भर यहीं रहना पड़ेगा, आप रात को 8 बजे के बाद घर जा सकती हैं। मैं अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। मैं मुलाजमा के साथ एक कमरे में चली गई। मैंने जब उस बच्चे को पकड़ा तो वो रोए जा रहा था, शायद उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसे चुप करवाया। कुछ देर बाद वो सुकून में आया और सो गया। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मेरे बच्चे की इतनी उम्र तो नहीं थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बच्चा मेरी गोद में था। मैं उसे ही चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी की कैफियत देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आने की कोशिश करता तो मैं उसे खुद से दूर कर देती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा रो देगा, इसलिए मैंने उसे एक खिलौना पकड़ा दिया, जिसे देखकर वो चुप हो गया। मैंने उस बच्चे को बेड पर लिटा दिया। फिर मेरे बच्चे को भूख लग गई, उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बच्चे को भी सुला दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं उसे कहाँ लिटाऊं। बेड तो उस मालिक का था। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में ही लिटा दिया और खुद भी वहां पर जमीन पर बैठी रही। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मुझे वो पकड़ाया। वो कहने लगी कि ये मालिक ने आपके लिए भेजा है और तुम्हें कुछ फ्रूट भी ला कर देंगे जो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं ये इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी। वो कहने लगी कि ये मालिक साहब ने कहा है। वो कह रहे थे कि आप जितना ज़्यादा खाएंगी उतना अच्छा आपको दूध आएगा और उससे मेरा बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध पी लिया। काफ़ी अरसा बाद मैंने खालस दूध पिया था, वरना तो मैं कभी कभी पतली सी चाय पिया करती थी। दूध पीते हुए न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। वक्त भी इंसान को कैसा कैसा दिन दिखाता है। कभी कभी हम एक रोटी को तरसते हैं और कभी कभी हमारे सामने दुनिया की हर चीज़ मौजूद होती है। मैं जब हफ्ता 15 दिन वहाँ पर जाती रही तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होने लगी। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की थी कि मैं जब भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कमरे में जाती थी तो कुछ ही देर बाद मालिक भी कमरे में आ जाता था और मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखता था। एक औरत मर्द की नज़र को पहचान सकती है, इसलिए मुझे भी उसकी नज़रों से बहुत उलझन महसूस होती थी। उसके आते ही मैं फ़ौरन अपने बच्चे को अपनी गोद से दूर कर देती। वो मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछता। मुझे मालिक की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो कमरे का दरवाज़ा नॉक किए बगैर अंदर आता था। जब काफ़ी दिन ये सिलसिला जारी रहा तो एक दिन मैंने कह ही दिया कि देखिए मालिक, आप बार बार ऐसे कमरे में क्यों आ जाते हैं। कभी कभी मैंने पर्दा नहीं किया होता। ये सुनकर मालिक के माथे पर बल पड़ गए और फिर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं जो तुम्हारी इतनी खिदमत करता हूँ वो फ्री में करता हूँ? मैंने तुम्हें अपने बच्चे के वो दूध पिलाने के लिए रखा हुआ है और जो मैं इतना कुछ तुम्हें खिलाता हूँ वो सिर्फ इसलिए खिलाता हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी हो सके। अगर तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो मेरे बच्चे की भी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए आता हूँ कि कहीं तुम मेरे बच्चे की बजाय अपने बच्चे को तो नहीं दूध पिलाती और मेरे बच्चे को तवज्जो देने की बजाय सिर्फ अपने बच्चे को ही तो नहीं कहीं पकड़ कर रखती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब मैं कोई बेईमान थोड़ी हूँ। मैं अगर आपका खा रही हूँ तो आपके बच्चे को ही संभाल रही हूँ। ज़्यादा वक्त मैं आपके बच्चे को ही देती हूँ और उसे ही पहले दूध पिलाती हूँ। मालिक, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप किसी और औरत को ले आए। ये कहकर मैंने अपना बच्चा उठाया और बाहर जाने लगी। मालिक मुझे पीछे से पुकारता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और अपने घर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन बगैरत नहीं थी। इतनी बातें सुनकर मैं भला वहाँ क्यों रुकती। एक मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को पिला रही थी, उसका ख्याल भी रख रही थी। जब तक मैं वहाँ होती थी उसके बच्चे को ही संभालती थी और अपने बच्चे को खिलौनों से बहला फिसला रही थी। खैर यूं ही वक्त गुजर गया। एक रात मेरा शौहर घर वापस ना आया। रात के 10 बज गए। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे किसी का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे शौहर का हादसा हो गया है, जल्दी से सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मैं जल्दी से वहां पर पहुंच गई, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वहां मेरे शौहर की मौत की खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं जब वहां पर पहुंची तो मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं था। मैं दाड़े मार मार कर रोने लगी, बहुत चीखती रही। कभी मैं अपने बच्चे को देखती तो कभी मैं अपने शौहर को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारे घर में बहुत से लोग जमा थे। अगले दिन ही मेरे शौहर को दफन कर दिया गया। वो रात मेरे लिए सबसे भारी रात थी। मेरे बच्चे को कुछ पता नहीं था कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी मुझे देखता तो वो कहता कि तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है और तुम्हारे पास एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, तुम दूसरी शादी कर लो। मुझे लोगों की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता कि अभी मेरा दुख ताज़ा है और लोग मेरे साथ किस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर यूं ही वक्त गुजरता गया।
एक दिन मेरे दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। मैं ये गाड़ी देखकर हैरान रह गई कि हमारे गरीबों के मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई, और वो भी हमारे घर के सामने। मेरे घर का दरवाजा खुला था। फिर गाड़ी के अंदर से जो शख्स उतरा, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो वही मालिक था जिसके बच्चे को मैं दूध पिलाती थी। मालिक बिना इजाज़त लिए कमरे के अंदर आ गया और मुझे आकर कहने लगा, मुझे सब पता चल चुका है। मुझे तुम्हारे शोहर की खबर मिली और मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है कि तुम अकेली रह गई हो। मालिक मुझसे हमदर्दी जता रहा था, मगर मैं फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद मालिक मेरे तरले करने लगा कि मेरा बच्चा कल से बहुत रो रहा है, इसे शायद तुम्हारी आदत हो चुकी है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने बच्चे की वजह से ही परेशान हो गया था, इसलिए मुझसे ऐसी बातें निकल गई। ये सब मुझसे इसलिए हुआ था कि मैं इसी सोच में गुम था कि जब इसकी सगी माँ इसको दूध पिला ना सकी और उसे छोड़कर चली गई, तो तुम भी तो उसके साथ ऐसा कर सकती हो। इसलिए मुझसे ये सब कुछ हुआ। मालिक भी अपनी जगह ठीक था। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर लाख रुपया रखा और वहाँ से चले गए। मेरे शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। घर में खाने को कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, इसलिए मालिक मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे दे गए। मालिक के आने से पहले मुझे मुलाजमा ने भी कॉल कर दी थी कि मालिक का बच्चा बहुत रोता है, उसे तुम्हारी आदत हो गई है। मालिक बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी दूसरी औरत को भी लेकर आया था, लेकिन वो बच्चा उसके पास जाकर भी चुप नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ शायद तुम्हारी गोद में ही सुकून मिलता है, इसलिए तुम वापिस आ जाओ। अब मुझे उस बच्चे की भी फिक्र होने लगी। आखिर मैं भी एक माँ थी, मेरी गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था, तो मैं उस दूसरे बच्चे के साथ कैसे नाइंसाफ़ी कर सकती थी। उसी रोज़ मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मंगवाने के लिए गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंची। मैंने जाते ही मालिक के बच्चे को उठा लिया। मेरी गोद में आते ही वो फ़ौरन खामोश हो गया और खेलने लगा। वो हर वक्त मेरे पास ही रहता था। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। एक दिन मालिक मेरे पास आया और बोला, अगर तुम बेहतर समझो तो तुम यहीं रह लो। हमारे घर के पीछे खाली क्वार्टर मौजूद हैं, तुम वहाँ पर रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ दूसरी भी मुलाजमाएं होंगी, जिससे तुम्हारा दिल लगा रहेगा। वैसे भी अब तुम्हें अपने घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शौहर तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो कोई भी गलत काम करने के लिए तुम्हारे घर आ सकता है। इसलिए अकेले रहने से बेहतर है कि तुम यहाँ हमारे साथ रह लो। मालिक की बात मुझे कुछ मुनासिब लगी थी, और वैसे भी अब मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ भी बिल्कुल ठीक था। वो उसका भी बहुत ख्याल रखने लगे थे। वो जो चीज़ अपने बेटे के लिए लाते, मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे। जबकि मालकिन का अभी भी कुछ पता नहीं था। वो अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसे अपने बच्चे की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि उसका बच्चा किस हाल में है। मैंने मालिक की बात मान ली और वहीं पर क्वार्टर में रहने लगी। यहाँ रहकर मेरा थोड़ा दिल तो लग गया, लेकिन मैं अपने शौहर को याद करके बहुत रोया करती थी। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात को मैं क्वार्टर में सोने के लिए जाने लगी तो मालिक कहने लगे कि आज तुम यहीं रह लो। मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वो तुम्हारे पास ही रहता है। मजबूरन मुझे वहीं रहना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा रोने लगा। उसे बहुत शिद्दत की भूख लगी थी। मैं उसे उठकर दूध पिलाने लगी। मैं अपने ही ध्यान में थी कि मालिक कमरे में चले आए। मैंने जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को अपने आप से दूर कर दिया। मालिक का बेटा सुकून से सो चुका था। फिर मालिक मेरे सामने आकर बैठ गए और मुझसे बात करने लगे। वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता या तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी पसंद से की थी। मुझे अपनी बीवी ज़रा भी पसंद नहीं थी। वो ज़रा मॉडर्न किस्म की लड़की थी और ज़्यादातर पार्टियों में मसरूफ़ रहती थी। मेरी माँ को भी ऐसे ही लोग पसंद थे। मेरी जब शादी हुई तो मेरी बीवी तो औलाद भी नहीं चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले के करम से मेरी औलाद हो गई। मेरी बीवी सिर्फ इसलिए मुझे छोड़कर चली गई कि वो बच्चों को नहीं संभाल सकती और ना ही वो उसे अपना दूध पिलाएगी। उसका कहना था कि इससे उसकी खूबसूरती में कमी आएगी। मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसे डब्बे वाला दूध लगा दिया गया। माँ का दूध ना मिलने की वजह से वो कमज़ोर रहने लगा। इस बात पर मेरी अपनी बीवी से लड़ाई रहने लगी। एक दिन लड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए मैंने अपने बच्चे की खातिर अपनी मुलाजमा से कहा कि मुझे कोई ऐसी औरत ढूंढ दे जो मेरे बच्चे को दूध पिला सके, और वो तुम्हें मुझ तक लेकर आई। लेकिन मैंने अब फैसला किया है कि मैं अपनी बीवी को नहीं लेकर आऊँगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी औरत हो। तुमने मेरे बेटे को सगी माँ की तरह संभाला। हालांकि जो उसकी सगी माँ थी वो उसको छोड़कर चली गई, लेकिन तुमने उसका हक अदा किया। अपने बच्चे का हक मेरे बेटे को पिला दिया। और वैसे भी मैंने तुम्हें कोई ऐब नहीं देखा। तुम्हारा शौहर भी इस दुनिया में अब नहीं रहा और अभी तुम जवान हो, इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अगर मेरे घर में रहो तो कोई तुम पर शक करे, इसलिए तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूंगा
और उसे बाप का प्यार दूंगा और तुम मेरे बेटे को माँ का प्यार देना। मैं भी नामुकम्मल हूँ और तुम भी नामुकम्मल हो, हम दोनों मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल कर सकते हैं। मालिक की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो ये भी नहीं कह सकती थी कि मालिक मैं किसी से पूछ कर फिर बताऊंगी। मुझे मालिक की बात ठीक लगी और मैंने हाँ कर दी। अगले ही रोज मालिक घर में कारी साहब को लेकर आए और चंद गवाहों की मौजूदगी में मालिक ने मुझसे निकाह कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर भी लाएगी। निकाह के बाद मालिक ने एक अच्छा शौहर होने का सबूत दिया। उसने मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाला, उसको अपना नाम दिया और दोनों बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की। आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं आज भी कभी कभी प्यार से उसे मालिक कहती हूँ, जिस पर वो मुझे डांटते हैं और कहते हैं कि इस घर की मालकिन तुम हो।